प्यारे बच्चों नमस्कार। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि भारत का संवैधानिक विकास सम्राट के अधीन कैसे स्टार्ट हुआ और हमने सबसे पहला अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1858 को देखा और उसकी एक ख़ास विशेषता हमने आपको कहानी के तौर पर सुनाई थी कि जो लॉर्ड कैनिंग था उस समय गवर्नर जनरल भारत शासन अधिनियम 1858 के एक्ट से समाप्त किया गया और वह प्रथम वायसराय घोषित किया गया। उस समय भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी और वो कलकत्ते से दिल्ली जा रहे थे और दिल्ली जाते समय जब इलाहाबाद में ही पहुंचे थे तो उन्हें महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र मिला, अर्थात वही भारत शासन अधिनियम का नोटिफिकेशन उन्हें मिला। तो उन्होंने वहीं पर इलाहाबाद में ही मिंटो पार्क, जिसे आप कंपनी गार्डन कहते हैं, या जो ऑफिशियल नेम चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है, उसको वहीं पर पढ़कर उन्होंने पूरा सुनाया। उसमें लिखी थी मेन दो बातें कि भारत का शासन कंपनी के अधीन समाप्त कर दिया गया है, अब भारत का शासन ब्रिटेन के सम्राट के अधीन हो गया है। और दूसरी बात उसमें मेन बताई गई थी कि जो ब्रिटेन के सम्राट हैं वो देसी रियासतों के राजाओं के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं। तो इन सारी बातों को हम लोगों ने विस्तार से अध्ययन कर लिया था और इसी वजह से इलाहाबाद एक दिन के लिए राजधानी भारत की बनी थी, क्योंकि एक दिन के लिए उसने वहीं पर शाही दरबार लगाया हुआ था, जिस वजह से आज भी रिकॉर्ड में है कि भारत की एक दिन की राजधानी कौन सी है, तो इलाहाबाद शहर एक दिन के लिए राजधानी बनी थी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसी के नेक्स्ट स्टेप में भारत शासन अधिनियम 1861। भारत शासन अधिनियम 1861। तो 61 में इसमें क्या विशेषताएं बताई गई हैं? विधि निर्माण के क्षेत्र में भारतीयों का सहयोग प्रारंभ करने के लिए ब्रिटिश संसद ने इस एक्ट को पारित किया। इसके द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी में सर्वप्रथम गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। उल्लेखनीय है कि गैर सरकारी सदस्यों में भारतीय व अंग्रेज दोनों शामिल हो सकते थे, लेकिन कोई भी भारतीयों को इसमें शामिल नहीं किया गया। जो गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया भारत शासन अधिनियम 1861 में, इसमें अंग्रेज भी शामिल हो सकते थे और भारत के लोग भी शामिल हो सकते थे, लेकिन किसी भी भारतीयों को कार्यकारिणी में शामिल नहीं किया गया। इस एक्ट के द्वारा भारत में सर्वप्रथम विभागीय प्रणाली, भारत शासन अधिनियम 1861 के अधिनियम में सबसे पहली बार विभागीय प्रणाली, इंग्लिश में बोला जाता है पोर्टफोलियो, विभागीय प्रणाली या पोर्टफोलियो के गठन की नींव पड़ी। अर्थात वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्यों को एक एक विभाग सौंप दिया गया और ये लोग कार्यकारिणी के प्रति अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी भी थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मंत्रिमंडलात्मक शासन प्रणाली की नींव पड़ी। तो हमें यहीं पर ये सारे प्रश्न मिल रहे हैं कि मंत्रिमंडलात्मक शासन प्रणाली की नींव किस एक्ट के माध्यम से पड़ी, तो भारत शासन अधिनियम 1861 के तहत। विभागीय प्रणाली या पोर्टफोलियो प्रणाली की नींव किस एक्ट में पड़ी, तो भारत शासन अधिनियम 1861। इसी एक्ट के द्वारा प्रतिनिधि संस्थाओं का उदय हुआ। इस एक्ट के द्वारा वायसराय को सर्वप्रथम अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। इसके पहले वायसराय या गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार नहीं था, लेकिन भारत शासन अधिनियम 1861 में वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे दिया गया। इसके अतिरिक्त नए प्रांतों का निर्माण, अब वायसराय के पास ये पावर थी कि वो नए नए प्रांतों का निर्माण कर सकता था और प्रांतों में गवर्नर की नियुक्ति कर सकता था। आदि का भी अधिकार मिला। 1862 में भारत के 3 प्रांतों मद्रास, बंबई और कलकत्ता में एक एक उच्च न्यायालय का गठन किया गया। आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि मद्रास, बंबई व कलकत्ता में उच्च न्यायालय कब गठन किया गया, तो 1861 के भारत शासन अधिनियम 1861 के तहत मद्रास, बंबई और कलकत्ता में एक एक उच्च न्यायालय का गठन किया गया। इसके अतिरिक्त इंडियन पैनल कोड या भारतीय दंड संहिता का निर्माण हुआ। भारतीय दंड संहिता इंडियन पैनल कोड 1862 में निर्माण
हुई। जो आज हम लोग देखते हैं कि जो हमारे यहाँ भारतीय इंडियन पैनल कोड है, आईपीसी है, उसका निर्माण 1862 में किया गया। तो हम लोग देख रहे हैं भारत शासन अधिनियम 1861 की विशेषताएं। तो इसमें हम लोगों ने विशेष तौर पर देखा कि सबसे पहली बार वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला। अब अध्यादेश क्या होता है, जब हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन संविधान पढ़ाएंगे तो उसमें विस्तार से इन सब की बातें करेंगे कि जब सेशन चालू नहीं रहता है, जब सत्र नहीं चलता रहता है, सरकार को यदि लगता है कि किसी भी आवश्यक विषय पर कानून बनाने की ज़रूरत है, तो उसी समय जो है अध्यादेश के रूप में वह कानून को पास कर देती है। और जब संसद सत्र चालू होता है तो उस कानून को संसद में पेश किया जाता है। उसके बाद वो जब पारित हो जाता है, पास हो जाता है, तो वही अध्यादेश अधिनियम का निर्माण बन जाता है। तो हम लोग देखा कि इसमें अध्यादेश जारी करने का अधिकार, नए नए प्रांतों का निर्माण करने का अधिकार, प्रांतों में गवर्नर की नियुक्ति करने का अधिकार, भारत के 3 प्रांतों मद्रास, बंबई व कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय का गठन किया गया 1862 में। इसके साथ साथ ही 1862 में ही भारतीय दंड संहिता का निर्माण किया गया। भारत शासन अधिनियम में पोर्टफोलियो या विभागीय प्रणाली का भी जन्म हुआ। मंत्रिमंडलात्मक शासन प्रणाली की नींव भी पड़ी। तो भारत शासन अधिनियम में ढेर सारी विशेषताएं हैं। तो हम लोग धीरे धीरे संसदीय शासन प्रणाली की ओर बढ़ रहे हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे कि भारत शासन अधिनियम 1892, भारत शासन अधिनियम 1892, भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, फिर लास्ट में पढ़ेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ब्रिटेन की संसद में यह पारित किया गया था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ। इस प्रकार हम लोग इन सारे अधिनियमों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम अपने संविधान के ऊपर आएंगे। फिर संविधान के स्रोत क्या हैं, संविधान सभा कैसे बनी, संविधान सभा में सदस्य कौन कौन थे, इन सब का हम पूरा विस्तार से अध्ययन करेंगे। भारत के संवैधानिक विकास में हम लोगों का लेक्चर थोड़ा काफ़ी बड़ा हो रहा है, लेकिन हम आपको बिल्कुल विस्तार से पढ़ाएंगे और पूरी नोट्स के साथ पढ़ाएंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, ताकि आपको सारी चीज़ें कंठस्थ होती चलें। आज के लेक्चर में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।